अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज आ रही है? जी आपी। जी, आपकी आ रही है। अच्छा, तो आज हमने करना है लोकल एनेस्थेटिक, पहला चैप्टर। उसके बाद अगली मीटिंग जो हम करेंगे उसमें हम जर्नल करेंगे। तो लोकल जो है इसमें दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। एक एस्टर्स हो सकते हैं, एक अमाइड्स हो सकते हैं। तो लोकली आपको पता है कि वो क्या काम कर रही होंगी, वो लोकली इफेक्ट अपना दे रही होंगी। अब जो एस्टर्स और अमाइड्स दो एक केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब ऐसे है कि जो एस्टर्स हैं उनकी आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं। एक लॉन्ग एक्टिंग है, और एक शॉर्ट हो गए, और एक सरफेस एक्शन है, यानी उनका सिर्फ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एक्शन आ रहा होगा। इसी तरह जो अमाइड्स हैं उनका लॉन्ग एक्शन भी हो सकता है और मीडियम एक्शन भी हो सकता है। ये आपने बॉक्स हर जगह पे हर चैप्टर का आपने लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है, और इसमें आपको उसने जनरली ऊपर बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में कि जो एनेस्थेटिक्स होते हैं इन्होंने जो एक्साइटरी मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी एक्साइटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको इन्होंने जो है कम करना होता है और बॉडी को इनहिबिटरी रिस्पॉन्सेज की तरफ लेके जाना होता है। और वो किस तरह से होगा वो हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये लोकल एनेस्थेटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आया हुआ है पहले, तो ये आपने लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, यानी वोल्टेज क्या है, जो चार्जेस का डिफरेंस है बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन में, उनमें जो चेंज है ना उसकी वजह से ये चैनल खुलते या बंद होते हैं। तो क्या है कि ये उन चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम ही नहीं अंदर आएगा तो उससे क्या होगा, वहां पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन जब भी होती है तो फिर क्या होता है आगे, कि वहां पे ऑफ द मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग द एक्शन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और इससे क्या होगा आपको पता है, ये जो है सोडियम चैनल किसके कर रहे होते हैं, जहाँ के ये जब उनके जाके ब्लॉक करेंगे तो आगे हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आ रहा होता है, या फिर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हमने इनहिबिट करवाना होता है, जो न्यूरॉन्स हमने इनहिबिट करवाने हैं, वो हमें रिस्पॉन्स उस तरीके से देंगे। वो हम आगे देखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक गेन एक्सेस टू द रिसेप्टर फ्रॉम साइटोप्लाज्म और द मेम्ब्रेन। मतलब या तो साइटोप्लाज्म में से होके वो, मतलब सेल के अंदर है वो साइटोप्लाज्म में, उधर से होके वो जो रिसेप्टर है उस पर चला जाएगा, या फिर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जो है रिसेप्टर पे जाएगा। ये दो चीजें जो है इसने आगे डायग्राम में बताई हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। बिकॉज द ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ टू रीच द साइटोप्लाज्म। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, या अगर आप नीचे डायग्राम पे आए तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखें ये आउटसाइड है, बाहर वाली तरफ है, ये अंदर वाली तरफ है, यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड। तो अब ये ऐसा हो रहा है कि ड्रग थी बाहर सेल्स के, तो सेल के बाहर जो थी वो दो तरह से हो सकती है ना, या तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है। जो हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अनआयोनाइज्ड होती है, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो वाली जो ड्रग है ना उसके लिए आसानी है कि वो मेम्ब्रेन से पास कर सके। क्योंकि आपको पता है मेम्ब्रेन से पास होने के लिए एक ड्रग को लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी मेम्ब्रेन जो होती हैं सेल्स की, वो लिपिड्स लिपिड इन नेचर होती हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि वो जो ड्रग है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन से पास होके अंदर आएगी। अब देखिए मेम्ब्रेन में है, वो मेम्ब्रेन में जो उसका एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, उनके दरमियान में वो ये जो ड्रग है ये है यहाँ पे। तो अब यहाँ से वो डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर सकती है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो चैनल है उसके ऊपर उसका एक रिसेप्टर है, जहाँ पे जाके वो बाइंड होगी और उस चैनल को ब्लॉक कर देगी। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि वो इस मेम्ब्रेन को आगे क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में चली जाए, और साइटोप्लाज्म में जाके फिर साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन के थ्रू जो है, मतलब उधर से साइटोप्लाज्म में उधर से जाके चैनल के ऊपर अपना एक्शन शो करे, जाके अटैच हो जाए और वहां पे अपना एक्शन शो करे। तो इस तरीके से हो जाए, यानी दो तरीके बताया उसने। अब वो ये आगे आपको बताएगा कि जो अगर एक सेकेंड, अगर जो है आपका ड्रग जो है वो
लिपिड सॉल्युबल है तो इसका आपको ये फायदा है कि जी वहां पे आपको इजीली जो है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएगी। जबकि अगर आप देखें कि जो आयोनाइज है यानी जिसके ऊपर चार्ज है ड्रग के ऊपर, उसका एक और फायदा है, उसका ये फायदा है कि वो जो है ना उसकी इफेक्ट या उसकी एफिकेसी एज कंपेयर टू अनआयोनाइज या अनचार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग ज्यादा है। तो यहाँ पे यही आपको बात करेगा आगे जो हम पढ़ेंगे भी कि दोनों का अपना अपना रोल है। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल इस तरह है कि पास होने के लिए तो ज्यादा अच्छी हमारे पास अनआयोनाइज्ड है, लेकिन इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो आयोनाइज्ड वाली यानी चार्ज वाली का है। तो ये दो बातें हैं, तो दोनों का अपना अपना रोल है। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे ऊपर मैकेनिज्म पे। अच्छा, because the drug molecule must cross the lipid membrane to reach the cytoplasm, the more lipid soluble यानी lipid soluble कौन सी होती है, जो अनचार्ज या अनआयोनाइज होती है, form reaches effective intracellular concentration more rapidly than does the ionized form. On the other hand, once inside the axon, the ionized form of the drug is more effective in blocking entity. मतलब के वो entity यानी जो receptor जाकर उसने block करना है उसमें वो ज्यादा effective है कौन सी वाली, ionized form। जबकि पास होने के लिए सेल के अंदर जाने के लिए ज्यादा अच्छी जो है वो अनआयोनाइज्ड है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो इजीली लिपिड से पास होने देगा। अच्छा, thus both the unionized and ionized form, मतलब वो कह रहे हैं दोनों का ही बहुत अच्छा रोल है, the first in reaching the receptor site and the second in causing the effect। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है। The affinity of the receptor site within the sodium channel for local anesthetic is the function of the। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो है ना सोडियम चैनल पे जाके उसने जो अपना लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट देना है ना, वो उसी स्टेट में देगा कि मतलब कि जो उसकी नॉर्मल स्टेट होती है चैनल की, कि वो रेस्ट में है, ओपन है या इनएक्टिव है, जो भी उसकी स्टेट होगी ना उस पे जाकर उसने अपना एक्शन शो करना है। और इसीलिए जो है ना इसका वही जो है रूल चलता है कि जिस तरह रिसेप्टर डिपेंडेंस आ जाती है या फिर वोल्टेज डिपेंडेंस आ जाती है, जो हम आगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स अगर आप लोगों का है कोर्स में तो आगे आगे उनमें हम देख लेंगे, उनकी तरह वो कह रहा है, उनकी तरह ही इनमें भी आता। आगे वो यही कहता है कि बात ये है कि ये जो फायरिंग होती है ना उसकी फाइबर्स की, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर जो निकलते हैं अंदर से न्यूरॉन से और फिर आगे अपना एक्शन शो करते हैं, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्या है कि जो रैपिडली फायरिंग करने वाले न्यूरॉन होते हैं जो जल्दी जल्दी छोड़ते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर, उनको ज्यादा जल्दी ब्लॉक करता है एज कम्पेयर टू स्लो फायरिंग फाइबर्स, यानी जो वो फाइबर्स या एक्सॉन के वो वाले फाइबर्स या फिर वो वाले न्यूरॉन्स जो ज्यादा रैपिडली फायर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको ज्यादा जल्दी ब्लॉक करेगा एज कम्पेयर टू लो फायरिंग फाइबर्स। उसके बाद उसने यही कहा है कि जब पोटाशियम की सेल के बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तो आपको पता है वहां पे हाइपरपोलराइजेशन होती है, तो वो जो है वो कहता है कि वो ज्यादा फैसिलिटेट करता है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट को। और अगर कैल्शियम का बाहर ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके पास ज्यादा उसको एंटेगोनाइज कर देगा, यानी उसका असर उल्टा कर देगा। तो ये दो उसने बातें आपको बताई। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करने वाली है, ये आपने अच्छे से करनी है और मैकेनिज्म भी इसका साथ में बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है। अच्छा, अब आगे जो है, अब आपने मेन बात ये याद रखनी है कि क्या करते हैं ये जो लोकल एनेस्थेटिक है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, उनकी डीपोलराइजेशन करा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से अपना काम शुरू करेंगे। आगे आता है, आगे आ जाए क्लिनिकल यूजेस में। ये भी अपने बहुत, ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, लोकल वाला और जनरल वाला, ये दोनों जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा, अब ये जो क्लिनिकल यूजेस है ना, इसमें आपने सब पॉइंट्स बना के याद किया करें कि क्या क्या हो सकते हैं। एक तो वो याद कहता है कि माइनर सर्जरी में, ये तो हर किसी को पता है कि मतलब जो मेडिकल फील्ड में होगा कि
लोकली आप तभी देते हो ना जब आपकी कोई माइनर होती है। अगर आपने कोई बहुत मेजर करना है तो आप ऑब्वियसली उसे जर्नल ही दोगे ताकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंडर हो। अदरवाइज अगर आपने किसी कोई माइनर सर्जरी करनी है, सिर्फ एक जगह पे ही रहते हुए कुछ करना है, तो आप उसको फिर लोकल दोगे। आप नहीं चाहते कि उसकी पूरी बॉडी एनेस्थीसिया के इफेक्ट में जाए। तो वो यही कहता है कि ये जो ड्रग्स है ना, लोकल एनेस्थेटिक्स, ये इनको हम ऑफन कॉम्बिनेशन विद वेसोकंस्ट्रिक्टर सच एज एपिनेफ्रीन, इसको हम एपिनेफ्रीन के साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एपिनेफ्रीन एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। अगर हमें एक जगह पे लोकल इफेक्ट चाहिए तो हम चाहते हैं कि वहां पे वो जो ड्रग है वो वहीं पे रहे, वहीं पे रह के अपना एक्शन शो करे। तो हम वेसोकंस्ट्रिक्टर क्यों दे रहे हैं? ताकि उस जगह पे ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा ना हो, ब्लड जो है वो ज्यादा रैपिडली सर्कुलेट ना करे, बल्कि वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि वो जो ड्रग है उसका एक्शन वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि हमने उसका ब्लड का फ्लो को कम कर रहे हैं। अच्छा, विद द यूज ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर। अच्छा, आगे वो कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन मे बी एक्सेलरेटेड बाय दिस एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हिच एनहांस इंट्रासेलुलर एक्सेस ऑफ। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इन ड्रग्स का हमने इंट्रासेलुलर एक्सेस करवानी ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नॉन आयोनाइज या पे अनचार्ज फॉर्म जो होती है वो इजीली अंदर जा सकती है। तो अगर हमने वो एक्सेस बेहतर करवाना है, उसका अंदर जाने की एक्सेस बेहतर करवानी है, तो हम इसको एडिशन कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो उसकी एक्सेस बेहतर हो जाती है और वो अंदर चली जाएगी और फिर जल्दी अपना एक्शन शो करने लग जाएगी। अच्छा, आगे वो ये कहता है जो ये जो ड्रग्स होती है ना, इनमें से जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी सबसे जल्दी जो अपना एक्शन शो करेगा, वो है टीराकेन। उसके बाद इस तरह के एक दो आपको लाइन जब मिलती हैं तो आप इनको अंडरलाइन क्या करें, क्योंकि एमसीक्यू के तौर पे आ सकती है। अच्छा, local anesthetics are also used in spinal anesthesia to produce autonomic blockade in ischemic condition। मतलब अगर एक ischemic condition डेवलप हुई हुई है पेशेंट को, नो मैटर किस टाइप की है वो, तो उसमें हम क्या, उसमें भी हम लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं ताकि हम ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है इसकी ब्लॉकेड करवा सकें। एपिड्यूरल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको बताया भी था एक दो लेक्चर पहले। नहीं याद किसी को? हमारे पास हाँ जी, बताएं बताएं। स्पाइनल कोड के ऊपर लेयर्स होती हैं, जिसके ऊपर एक लेयर होती है एपिड्यूरल लेयर होती है। उधर जो है वो अगर कोई इन्फ्यूजन की जाती है, कोई इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसको कहते हैं एपिड्यूरल इन्फ्यूजन। एपिड्यूरल जो है ना वो एक स्पेस है स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड से पहले। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वही ना, हाँ। जैसे तो सब उसमें रेकोनॉइड आप, स्पेस है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसमें इंजेक्ट करते हो। और इन्फ्यूजन क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो स्लोली इन्फ्यूज करती है। वो आप डायरेक्टली नहीं अपना सारा एक्शन शो करे, वो स्लोली अंदर होगी उसमें एपिड्यूरल में, लेकिन उधर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपना एक्शन शो करती रहेगी। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि इनका हम स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन के तौर पे इनको दे सकते हैं एट लोअर कंसंट्रेशन, और ताकि पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया कॉज करने के लिए, यानी कि जो जिस जिस मकसद के लिए हम ओपियोइड इन्फ्यूजन दे रहे थे, हमने पिछले ओपियोइड चैप्टर में भी पढ़ा था कि एपिड्यूरल इन्फ्यूजन दे रहे थे, उसी मकसद के लिए, यानी एनाल्जेसिया यानी पेन किलर इफेक्ट देने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं एट लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, लेकिन जब आप रिपीटेड एपिड्यूरल लगवाओगे या लगाओगे तो उससे क्या होगा? एक तो पहली बात कि एपिड्यूरल बिला वजह नहीं लगाए जाते, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड में। थोड़ा सा कोई आप आगे पीछे हो जाए, बहुत टेक्निकल ये जो है इंजेक्शन होता है लगाने का तरीका, बहुत जो है वो टेक्निक होती है इसकी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, तो बंदे का जो है वो पूरा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। अच्छा, अब ये है कि वो यही कह रहा है कि जब आप रिपीटेड ये करोगे, इंजेक्शन दोगे उसको, तो इससे डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जिस तरह टैकीफाइलेक्सिस यानी हार्ट रेट का ज्यादा होना।
अच्छा, उसके बाद ये तो उसने एक एडवर्स इफेक्ट है, वैसे एपिड्यूरल इंजेक्शन बिला वजह नहीं लगाया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है कि इंट्रावेनस लोकल एनेस्थेटिक्स में बी यूज टू रिड्यूस पेन इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। अगर मतलब कि ऑपरेशन से पहले भी हम इसको दे सकते हैं उस बंदे की पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद ऑरल या पेरेंटल फॉर्म ऑफ लोकल एनएसएआर यूज। अच्छा, अब न्यूरोपैथिक पेन की जो स्टेट है उसमें हम ऑरली या पेरेंटली भी इनको यूज कर सकते हैं एडजंक्टिव के तौर पे, यानी एक कम्बिनेशन थेरेपी के तौर पे। इटसेल्फ नहीं देंगे बल्कि कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपने डायग्राम करनी है, उसके बाद आते हैं टॉक्सिसिटी पे। ये ऊपर वाला आपने बॉक्स नहीं करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, टॉक्सिसिटी पे आ जाए। टॉक्सिसिटी पे ना कि मतलब इन एजेंट्स की टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है कि एक तो पहले हम सीएनएस पे बात करते हैं कि सीएनएस पे जो है द इम्पोर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट। अच्छा, ये है कि सीएनएस पे जो है सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट आता है। दूसरी बात ये कि all local anesthetic are capable to produce spectrum of central effects including lightheadedness, sedation, restlessness, tonic-clonic nystagmus और spheric convulsions में भी। ये वही चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है डिफरेंट सीएनएस में, सीएनएस रिलेटेड ड्रग्स में, कि इस तरह के जो है साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी। अच्छा, spheric convulsion may be followed by कॉमा विद रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन। जाहिर बात है अगर आप उसका एक्सेस करते जाएंगे तो इन द एंड क्या होगा, वो कॉमा में चला जाएगा पेशेंट, और फिर जब कॉमा में होगा तो उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो जाएगा। यानी डिप्रेशन मतलब कि इन सिस्टम्स का फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब इन सिस्टम, जो बहुत मेन सिस्टम है, आपके बेसिक सिस्टम है जो आपको अपनी ह्यूमन बॉडी की रेगुलेशन में चाहिए होते हैं, जब वही नहीं काम करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, उसके बाद क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कोकेन, कोकेन के अलावा सारे जो है ना उनका इफेक्ट है वेजोडाइलेटर। ये आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स के फॉर्म में याद किया करें इन चीजों को। अच्छा, वेजोडाइलेटर सारे जो होंगे लोकल वेजोडाइलेटर होंगे एक्सेप्ट कोकेन। अच्छा, उसके बाद यही कहा है कि उसने कि अगर किसी पेशेंट को पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो हो सकता है वो हार्ट ब्लॉक या फिर मिडवेल हार्ट ब्लॉक और अदर डिस्टर्बेंस, मतलब कि उसके जो हार्ट फंक्शनिंग या हार्ट कार्डिक इलेक्ट्रिक फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए बिकॉज ऑफ हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ दीज एनेस्थेटिक्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे बात क्या करता है, ब्यूवाकेन जो है एक और एनेस्थेटिक है। इसमें क्या है कि ये जो है इसका जो टू आइसोमर्स हैं, यानी टू फॉर्म्स हैं आप कह रहे हैं जनरली, यानी केमिकली टू डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म है उसकी, तो वो जो है मे प्रोड्यूस फिर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग एरिथमियास एंड हाइपोटेंशन। तो कार्डियोवैस्कुलर जब टॉक्सिसिटी होगी, आपको पता है कि कार्डिक फंक्शन में से एक मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करवाना, क्योंकि उसका ब्लड पंपिंग में है तो हाइपर और हाइपोटेंशन जो है वो डिस्टर्बेंस, इस फंक्शन, इस सिस्टम की डिस्टर्बेंस से आपको हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन आ सकती है। तो इन दिस कंडीशन देयर विल बी हाइपोटेंशन एंड एरिथमिया व्हिच इज इरेगुलर हार्ट बीट। उसके बाद वो ये क्या कहता है कि द एस आइसोमर लिवोब्यूवाकेन इज लेस कार्डियोटॉक्सिक। मतलब इसके दो आइसोमर्स हैं, जो एस आइसोमर है यानी उसकी एक फॉर्म का उसने नाम दिया हुआ है, तो वो कह रहा है वो कम कार्डियोटॉक्सिक है। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हैज बीन आल्सो। अच्छा, उसके बाद वो यही बता रहा है कि दूसरी ड्रग जिस तरह रोविवाकेन जो है उसमें भी अगर जब उसको हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के लिए यूज करते हैं तो उसमें भी हमें रिपोर्ट किया गया है कि कार्डियो टॉक्सिसिटी आ रही होती है। इसके अलावा उसमें इसने यही सारा बताया हुआ कि कार्डिक किस ड्रग के साथ हमें किस तरीके से आ रही होती है कार्डियोटॉक्सिसिटी, और कार्डियोटॉक्सिसिटी में हमारे पास टॉक्सिसिटी तक बड़ी टर्म है ना, उसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं हमें। रिदमियाज आ गए, हाइपोटेंशन आ गई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ गई, या फिर और मुख्तलिफ तरह के जो है कार्डिक रिलेटेड इफेक्ट्स आ गए। और अच्छा, इधर ये कहता है द एबिलिटी ऑफ कोकेन टू ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक एट सिंपैथेटिक
neuroaffected junction and drugs vasoconstricting action contribute to vaso cardiovascular toxicity. अच्छा, अब ये आपको मैंने ऊपर जिस तरह पहले आपने पहले ही लाइन ये है कि कोकेन जो है वो वेजोकंस्ट्रक्शन इफेक्ट करेगा, बाकी सारे जो होंगे वो वेजोडाइलेशन करेंगे। तो वो यहाँ पे वही उसका इफेक्ट की बात कर रहा है कि किस तरीके से जो है कि कोकेन में एबिलिटी है कि वो नॉर एपिनेफ्रिन की रीअपटेक को जो है वो ब्लॉक करवा देता है, जिससे और उससे क्या होगा, ड्रग के अपना एक एक्शन है कि वो वेजोकंस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो है वो अपना कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी का इफेक्ट देता है। When cocaine is used, अच्छा अब कोकेन जो है ना एक ड्रग ऑफ अब्यूज है, मतलब कि इसको गलत मकसद के लिए, यानी जो उसका सही मकसद नहीं है, असल में इसका मकसद जो है वो पेन रिलीफ या कह लें एनेस्थीसिया में है, लेकिन अगर आप इसको अदर देन दैट यूज कर रहे हो, यानी फॉर प्लेयर पर्पसेस यूज कर रहे हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज ड्रग ऑफ अब्यूज, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, अब इसमें वो यही कह रहा है कि जब इसको इस मकसद के लिए यूज किया जाएगा तो क्या है कि इट्स कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स हाइपरटेंशन विद सेरेब्रल हेमरेज, कार्डियक अरिथमियाज एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसमें जो है फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे हाइपरटेंशन क्यों कॉज हो रही है, कोई मुझे बताएगा? ऊपर तो हमने हाइपोटेंशन कहा था एक और जगह, यहाँ पे हाइपरटेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है और वेजोकंस्ट्रिक्शन लीड्स टू हाइपरटेंशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। तो क्यों आपको पता है कि ब्लड प्रेशर की जो रेगुलेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, वेसल्स का वेजोडाइलेट होना या वेजोकंस्ट्रिक्ट होना, और कार्डियक आउटपुट, यानी हार्ट कितना आउटपुट दे रहा है ब्लड की। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, और कोई एक चीज में ऊपर नीचे होगा तो रिजल्ट जो है हमारे पास आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। अदर टॉक्सिक इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? प्राइलोकेन जो है इज मेटाबोलाइट ऑफ द, अच्छा ये जो है प्राइलोकेन जो है मेटाबोलाइट हो जाता है ऑर्थो टोलुडीन जो है एक उसका मेटाबोलाइट है, जिसमें वो ये ओ जो है ये ऑर्थो के लिए, यानी उसका स्ट्रक्चर ही, उसको केमिकली जो स्ट्रक्चर है उसका वो ऑर्थो है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे होता है वो। आप उसमें बस इसको पढ़ लें, डिटेल में ना जाएं। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे उसका केमिकल स्ट्रक्चर अटैच होता है, इस वजह से इसको ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जब इसका जो मेटाबोलाइट है ये क्या करता है, ये इसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो हीमोग्लोबिन को मेथोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगी। और जब ये होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इसका नॉर्मल फंक्शन जो है ऑक्सीजन कैरी करना है, लेकिन मेथोग्लोबिन जो है इसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती ऑक्सीजन को कैरी करने की। तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिस्टरबेंस इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की सही तरीके से बाइंडिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहां पे उस तरीके से कंडीशंस आ जाएंगे अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हुए। अच्छा, दो टॉलरेट इन हेल्दी पर्सन, वही बंदा कह रहा है कि जो हेल्दी पर्सन है वो तो ये चीज बर्दाश्त कर लेंगे किसी हद तक, लेकिन जो अगर एक पेशेंट है वो पहले ही कार्डिक या पल्मोनरी डिजीज का था, उसमें अगर ये कंडीशन आ गई, आपको पता है कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज दोनों में जो है ऑक्सीजन जो है उसमें आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन की जो सारी बॉडी में जाना और वो सब कंप्रोमाइज हुआ होता है। तो वो यही है कि जब इन पेशेंट में दोगे तो वहां पे टॉक्सिसिटी होगी, तो वहां पे ही ज्यादा अपना मेजर मतलब इतना इफेक्ट होगा कि आपको वो शो होगा। अदरवाइज हेल्दी पर्सन में इतना विजिबल नहीं होगा अगर उसे हो भी जाए, क्योंकि उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कार्डिक या पल्मोनरी डिजीज की। आगे वो ये कहता है कि एस्टर टाइप जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, जैसे हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की, एक है एस्टर और एक है अमाइड्स। तो जो एस्टर है आर मेटाबोलाइज्ड टू प्रोडक्ट दैट कैन कॉज ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन सम पेशेंट्स। अच्छा, वो यही कह रहा है कि वहां पे एंटीबॉडीज बन जाएंगी, यानी उनके अगेंस्ट जो है जब नेक्स्ट टाइम आप दोगे तो उनके अगेंस्ट वो उनको उस ड्रग को इफेक्टिव नहीं होने देगी। एलर्जिक रिस्पॉन्स टू लोकल एनेस्थेटिक आर रेयर, वो यही कह रहे हैं कि रेयर है इसमें
एलर्जी नहीं होती लोगों को इतनी को जल्दी इससे। उसके अलावा usually prevented by using a agent from the amide subclass, और अगर हो तो उसको हम अमाइड सब क्लास से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि हम वो दे सकते हैं। अच्छा, in higher concentration local anesthetic may cause a local neurotoxic toxic action, यानी लोकली, क्योंकि आप ये लोकली दे रहे हो तो उस लोकल एरिया पे यानी उस जगह पे ही न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एपिड्यूरल आप बिला वजह नहीं देते, तो अब देखो अगर वो आप एपिड्यूरल आपने दिया है, खुदा ना खास्ता उस पेशेंट की कोई नर्व टच हो गई उस नीडल के साथ, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को हल्का सा भी डैमेज आ गया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो उसको डैमेज, जो बाहर से उसकी जो प्रोटेक्शन करवा रही होती है किसी भी स्ट्रेस, या फिर अगर कोई बंदे को इंजरी हुई है, कोई गिरा है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत कवरिंग्स होती है। लेकिन अगर आप खुद इंजेक्ट कर रहे हो और अंदर जाके नीडल आपकी उस पर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दे किसी तरह से जो अनप्रोफेशनल हो लगाने वाला, तो क्या होगा, वो यही कह रहे हैं, वहां पे न्यूरोटॉक्सिक एक्शन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब किया गया है। That include histologic damage या फिर permanent impairment of function। अब permanent impairment क्यों हो रही है? आपको पता है कि जो nervous system है ये regenerate नहीं करता, तो permanent होगा जो होगा damage। तो इस तरीके से जो वहाँ पे यानी histological मतलब कि जो उसकी हिस्टो से रिलेटेड जो भी उसका डैमेज है, यानी उसके जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो भी नर्व है या न्यूरॉन है, तो उसका जो है वो उस लेवल तक जो है उसको डैमेज कर सकता है। उसके बाद अब ये हो गई है टॉक्सिसिटी अगर किसी पेशेंट को, तो आप उसको क्योर कैसे करोगे? पहली बात है, उसने सीधी बात बता दी कि इसके पास हमारे पास कोई एंटीडोट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। एंटीडोट क्या है कि अगर आपने कोई चीज दी है उसका उल्टा आपके पास पड़ा हुआ, यानी आपने एक चीज दी है, आप उसका ऑपोजिट उसको दे दो और वो ठीक हो जाएगा। हमारे पास अच्छा, आप लोगों ने कहा टॉक्सिसिटी से स्टार्ट से सुन लिया था कि नहीं? मुझे पता नहीं लगा मीटिंग जब खत्म हुई थी। कहाँ तक आप लोगों ने सुना था, मुझे बता दें। अभी आप ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी से पढ़ना है। अच्छा, पहले 2 लाइनें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ये आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं? अभी फर्स्ट लाइन सुनी है, एंटीडोट। अच्छा, नहीं, अच्छा मैं बता देती हूँ। अच्छा, ट्रीटमेंट अब देखें, टॉक्सिसिटी हो गई है, अब आपने जो है उसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट के लिए आपको जो आपने सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हो, आप उसकी पूरी टॉक्सिसिटी को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई एंटीडोट नहीं है, कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है जो आप उसको दो और वो जो डायरेक्टली जो है वो उसका उल्ट कर दे। अब एक पेशेंट है, क्योंकि कन्वर्जन्स हो रहे हैं, और मैंने तो आपको पता है कि कन्वर्जन्स के लिए आप जनरली कौन से देते हो ट्रीट करने के लिए? अगर वैसे भी किसी बंदे को एपिलेप्सी है या कोई और कंडीशन है जिसमें कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो आप उसको जो चीज तब दे रहे होते हो ट्रीट करने के, अब आप यहाँ पे जो है वो टॉक्सिसिटी की वजह से वो चीजें आ रही हैं, तो अब भी आप वही चीजें हैं, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो आप वही चीजें दोगे जो आप नॉर्मल कंडीशन में उस चीज को ट्रीट करने के लिए देते हो। कन्वर्जन हो रहे हैं उसको आप जो है डायज़ेपाम दे दोगे, बार्बिट्यूरेट्स में से कोई दे दोगे। हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, उसको आप ऑक्सीजन दे दोगे। उसके अलावा क्या हो रहा है कि वहां पे फिर आपको पता है कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक के करने वाली ड्रग्स होती हैं या ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं ये जो कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं उनको, तो आप उनको भी साथ जो है दे सकते हो किसी कंडीशन में, अगर वो पेशेंट जो है उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसमें दिए जा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको पता है कि कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आप जो है उसके लिए फिर आप, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो है ये ओवरडोज अगर इसकी हो जाए तो इसको बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करना, एंड हैज कॉज मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं
इस वजह से कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर जो है आपका मेन एक फंक्शंस बॉडी के जो मेन फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन है। तो जब उसकी रेगुलेशन नहीं होगी, जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, जब ब्लड पंप्स प्रॉपरली नहीं होगा, तो आपका ऑब्वियसली वहां पे जब आपकी मेन सप्लाई ही जो है वो खराब हो रही है, यानी जो चीज ने सारे आपके न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी पूरी बॉडी को, जब वो सिस्टम में कंप्रोमाइज हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे जो है वहां पे जो डेथ रेट है उस वजह से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिपिड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी बेनिफिट। वो ये कह रहे हैं कि लिपिड्स का बेनिफिट शो किया गया है, मतलब कि रिपोर्ट किया गया कि शायद इससे जो है फायदा हो सके इस कंडीशन में, कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी की कंडीशन में। कोई इसने ड्रग या कोई एजेंट का नाम नहीं बताया, उसने सिर्फ जनरली ये बता दिया कि इनकी वजह से जो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इसके बाद आपने एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने कर लिया, और इसके आगे जो है समरी, उसमें से कुछ नहीं करना। ये जो था ये लोकल एनेस्थेटिक चैप्टर था। आगे हम